आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए केबीसी न्यूज आज एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। एक खास कार्यक्रम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आपका स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार आप केबीसी न्यूज चैनल के साथ साथ केबीसी न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और आपने सुना भी होगा, करो योग रहो निरोग। आपने कई टीवी चैनलों पर योग सिखाने के कार्यक्रम भी देखे होंगे, लेकिन हमारा यह कार्यक्रम उन सबसे बिल्कुल अलग है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर बीके मिश्रा आपको साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीके से योग सिखाएंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य 100% अच्छा रहेगा। तो केबीसी न्यूज में स्वागत है योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा जी का। नमस्कार सभी दर्शक श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर इसी में प्राकृतिक नियमों के पालन का मिश्रण कर दिया जाए तो मान लीजिए हो गया सोने पर सुहागा। और इस कार्यक्रम में ये जिम्मेदारी उठाएंगे प्राकृतिक चिकित्सा के जानी मानी हस्ती बीके झा जी। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, सबों को मेरा हार्दिक नमस्कार। तो अब देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। आज का विषय है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत। तो चलिए जानते हैं योग के माध्यम से कैसे हम कब्जियत को ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर बीके मिश्रा जी से। आप सभी दर्शकों को डॉक्टर बीके मिश्रा योगाचार्य को नमस्कार। योग के माध्यम से आपको स्वस्थ करने के लिए कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज से दूर करने के लिए क्या क्या योग करने चाहिए, योगासन करने चाहिए, पहले मैं वो बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ और इसको अपना करके आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ बातें जो जानने की और होती है, मैं फिर इन आसनों को दिखा करके मैं आपको बताता रहूँगा। तो पहला आसन चक्की चालान आसन। प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार, पाँव को फैला लीजिए, जितना आप सहजता से फैला सकें, दूरी होनी चाहिए दोनों पाँव की, और हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार बांध लें और केहनी को आप स्ट्रेट कर लें। ये आगे झुक जाएं इस प्रकार। अब सांस लेते हुए आपको आधी सर्किल सांस लेते हुए आना है, एक पाँव से गुजरता हुआ इस प्रकार। मुड़ना नहीं चाहिए, जितना पीछे आ सकें आप आइए, तभी लाभ मिलेगा। और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरा आधी वृत्त में, ये हुआ सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, धीमी रफ्तार, तेज नहीं, ऐसे करके तेज नहीं करना है, तब तो सांस बिखर जाएगा। सांस लेते हुए पीछे आइए, जितना पीछे आ सके, सांस छोड़ते हुए। ये सुई की दिशा में, अब जैसे सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए आधी सर्कल, सांस छोड़ते हुए आधी सर्कल। तो ये चक्की चालान आसन। इसमें मुख्य बातें आप जान लीजिए। चक्की चलाने से, इस प्रकार की चक्की चलाने से पेट पे आपका बल पड़ेगा और बल वही जो है सो मल को तोड़ेगा और तोड़ करके फिर जो है सो निष्कासन हो सकेगा। तो आपका ध्यान होना चाहिए पेट के पे में जो बल पड़ रहा है, जो ऐंठन पड़ रही है, उस पे आपका ध्यान होना चाहिए, तब आपको लाभ मिलता रहेगा। शुरू के कुछ दिनों में, यानी 1-2 दिन, आपको यहाँ पेट में कुछ जैसो दर्द होगा या मिठास जैसो का अनुभव होगा दर्द का, तो उसे होने दें। इसका मतलब है कि मल टूट रहा है। और ये क्रिया करनी है आपको सुबह में जब पेट खाली हो और शाम को जब पेट खाली हो। भोजन के 4 घंटे के बाद ही आपको करना है, 4 घंटे के बाद करना है, या भोजन से आप आधा घंटा पहले आप कर सकेंगे, क्योंकि उस समय पेट खाली होता है। तो ध्यान रहे इस बात के लिए, क्योंकि बल यहाँ बहुत पड़ता है पेट पे। तो ये क्रिया
चक्की चलाना आसन। इसके बाद आता है भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन। ये जो है सो हम दिखा रहे हैं आपको, त्रियक भुजंगासन। भुजंगासन का नाम सुना होगा आपने, और त्रियक क्या है वो भी आप देखेंगे। आप मुझे देखिए, सांस लेके पेट और नाभि तक आपको उठना है, पूरा नहीं उठना है। और फिर यही त्रियक है, टेढ़ा हो जाना। फिर सेंटर में आइए, सांस ऊपर ही है, और फिर ज़मीन पे आ जाइए। एक बार हुआ, 10 बार करनी चाहिए। सांस लेके इस प्रकार, फिर ज़मीन पे। मैं तीसरी बार दिखा रहा हूँ। सांस लेके ज़मीन पे, सांस छोड़ के। तो ये जो है सो त्रियक भुजंगासन। मेरु वक्रासन, मेरु कहते हैं कमर को, और वक्रासन मतलब कि ट्विस्टिंग, मचोड़ना। जैसे कि भीगे कपड़े को मचोड़ते हैं तो पानी निकलता है, उसी प्रकार जो है सो कमर के हिस्से को मचोड़ने की का आसन है ये, और इसको इस प्रकार किया जाता है। एक पाँव ज़मीन पे और दूसरा पाँव ज़मीन पे, जो पाँव है उसके ठेवने के ऊपर आप दूसरी तरफ रख लीजिए इस प्रकार। और यहाँ पे आप, इसमें आप मूवमेंट, गति, आसन करने की गति शरीर का और सांस का और फिर मन की केंद्रीभूत को करना है आपको। तो कैसे करेंगे? तो सांस छोड़ते हुए हमें ट्विस्ट करना है, मतलब कि दूसरी तरफ घूमना है। यहाँ सांस भर लीजिए, इस अवस्था में सांस भर लीजिए और दोनों बाजू को इस प्रकार ले जाइए, सांस छोड़ते हुए पीछे के बाजू को जितना पीछे ले जा सकें ले जाइए। ये कमर से ऊपर का भाग इस प्रकार रहेगा और यहाँ रुक जाइए। सांस भी आपकी बाहर ही है, सांस छोड़ते हुए आए थे, यहाँ रुक जाइए और पेट में जो बल पड़ रहा है, जो ऐंठन पड़ रही है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। वहाँ जितना आप ट्विस्ट कर सकें, जितना मचोड़ सकें, उतना आप पीछे के हाथ को और पीछे ले जाएंगे तो और अधिक कर पाएंगे। ये सांस छोड़ते हुए, अब सांस लेते हुए सेंटर में आ जाइए, सांस पूरी भर लीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पीछे के हाथ को और पीछे ले जाइए और पेट पे बल पड़ने दीजिए, ट्विस्ट होने दीजिए। मचोड़ने की क्रिया यहाँ पर होती है, कमर और पेट। फिर सेंटर में आकर के सांस पूरी ले लीजिए, पैर बदल लीजिए। 10 बार इस पाँव को ज़मीन पे रख के किया, 10 बार इस पाँव को ज़मीन पे रख के करेंगे। सांस यहाँ पूरी भरी जाती है। अब जो है सो सांस छोड़ते जाइए और पीछे के हाथ को और पीछे ले जाइए और कमर से ऊपर का भाग पूरा ट्विस्ट कीजिए, मचोड़िए। सांस लेने के लिए सेंटर में आ जाइए। हाँ, जो बताने वाली चीज़ है इसके साथ कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, कब्ज से परेशानी है और परेशानी से मुक्त होने के लिए जल का बड़ा महत्व है। जल जो निष्कासन के लिए मदद करता है। सुबह में, खासकर सुबह में पेट को साफ़ करने के लिए खूब जल लीजिए। कौन सा जल लेना है जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, वो है योग का शंख प्रक्षालन कहते हैं इस विधि को, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, शंख प्रक्षालन। इसमें 2 ग्लास लेकर के आसन करना होता है
2 गिलास। और कौन सा पानी? तो पानी को गर्म कर लीजिए और लगभग इतना गर्म हो, गुनगुना से अधिक गर्म हो, आप पी सकें। गुनगुना लेक से अधिक ज़रूरी है। गर्म आप पानी कर लीजिए 6 गिलास। एक पतीली में 6 गिलास पानी गर्म कर लीजिए, उसमें आप नमक डाल दीजिए। उतना खारा बनाना है नमक डाल के, अधिक मात्रा में, जितना कि खारा होता है समुद्र का पानी। ये बड़ी लाभकारी है। शंख प्रक्षालन कहते हैं योग विधि में। शंख प्रक्षालन का अर्थ होता है कि शंख को धोना। अब इसको मानिए शंख है, अब इसको धोना है, मतलब कि यहाँ मल पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है इस जगह, तो उसे धोने के लिए ये ज़रूरी है। तब आप आसन करें, तब आपको जो है सो अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से आप कब्ज़ से दूर हो जाएंगे। और उस दिन आपको पैखाना तो ज़रूर होगा, 1-2 पैखाना ज़रूर करा देगा आपको। अब अगला आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन किस प्रकार किया जाता है, ये जो है सो आप देख लें। दोनों हाथ की उंगलियों को बांध लें, इस प्रकार जैसे मुट्ठी बांध लें और पेट के ऊपर में दाएं और दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ, बाएं हाथ को बाईं तरफ, नाभि बीच में। तो आप इस प्रकार करें। पहले जो है सो सांस को बाहर निकालें पूरा। तो पहले गहरी सांस भर लेंगे, तब आप अधिक से अधिक सांस को निकाल पाएंगे। तो गहरी सांस भर लीजिए। अब पूरी सांस निकाल दीजिए एक झटके में। पेट को पचकाइए, जितना अंदर जा सके पेट उसको पचकाइए। और इस प्रकार जो है सो मुट्ठी आपकी बंधी हुई है, उससे जो है सो पेट को दबाइए। दाहिने हाथ की मुट्ठी दाहिनी तरफ, बाएं हाथ की मुट्ठी बाईं तरफ, नाभि बीच में, और पेट पे बल दीजिए। आगे झुकिए और इस प्रकार आप यहाँ पे जितना अंदर पेट को डाल सकें आप यहाँ पर अंदर डालने की कोशिश कीजिए, दबाव डालिए। सांस बाहर है आपकी। अब यहाँ पर हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अंदर सांस है, नॉर्मल सांस पे आ जाइए आप। अब भस्त्रिका प्राणायाम यहाँ पर जोरों से कीजिए। फिर उठ जाइए। और ये आपको 6 बार करने चाहिए, 6 से 10 बार करना चाहिए। नॉर्मल के लिए आपको खान पान का ध्यान देना ज़रूरी है। योग की चिकित्सा में खान पान का बड़ा महत्व है, क्योंकि खान पान से ही ये शरीर को एनर्जी मिलती है और खान पान से ही रोगग्रस्त होता है। तो जानना ज़रूरी है कि खान पान ऐसा क्या करें जो कब्जियत हो ही ना। तो कब्जियत निकालने के लिए तो मैंने आपको कह दिया, शंख प्रक्षालन और इन आसनों को करना। कब्जियत हो ही नहीं इसके बाद, उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए और उसमें जल की मात्रा बढ़ानी होगी। क्योंकि आपको बता दूं, ये शरीर जो बना है 5 तत्व से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से बना है। और इसका जो परसेंटेज है वो है, वायु जो है हमारा शरीर जो है वो 72% इसमें जल है। 72% जल का ध्यान आपको होना चाहिए कि ये कमी ना हो। 72% जल अगर शरीर में से कम हो जाएगा तो ये कब्ज की शिकायत आएगी और भी रोग आते हैं, वो बहुत बड़ा कारक है। इसीलिए 72% जल के बराबर हमें भोजन में ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो जिसके पास 72% और उससे अधिक जल हो। जो हम भोजन करते हैं अपने थाली में, उसमें देखिए कि उसमें 72% माना जल की मात्रा लिए हुए कौन सी ऐसी चीज़ है। रोटी, उसमें 72% नहीं है। चावल नहीं है, लेनी है, वो आगे मैं बताता हूँ कैसे उसको पूरा करेंगे। अब सब्जी, हाँ सब्जी में है परसेंटेज की अधिकता है। और परसेंटेज की अधिकता तब तक बनी रहेगी सब्जी में जब उसमें मसाला नहीं पड़ेगा और पानी अधिक रहेगा। पानी से डूबा हुआ सब्जी हो, मसाला नहीं हो, मिर्च नहीं हो, क्योंकि मिर्च अंदर जा कर के
पानी आपका खींच लेता है तो कब्ज की शिकायत होती है। तो आप सब्जी का व्यवहार तो करें, लेकिन बिना मसाले वाली सब्जी कुछ दिनों के लिए आप 15 दिन 1 महीना के लिए बिना मसाले की सब्जी जैसो बना करके खाएं, और रोटी खाएं, चावल खाएं। दाल आप बंद कर दें 15 दिनों के लिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स तो लेना ही नहीं है, कब्जियत वाले को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेना ही नहीं है। बड़ी लंबी दौर है तो, लेकिन शॉर्ट में इतना बता दें, जो मैं कह दिया उतना आप कर लीजिए। 15 दिन के लिए आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो उसके बाद अब आता है फल का नंबर, जिसके पास में 72% वाटर होता ही है और उससे अधिक होता है। जैसे कि तरबूज अभी आजकल मिल रहा है, उसमें 92% वाटर होता है, तो ये खा लें। मतलब कि भोजन जो आप ले रहे हैं और 2 भोजनों के बीच ऐसा हो, ये ले लें, सुबह में ये ले लें, नाश्ते में इसका सेवन करें। खीरा, इसके पास में 89% वाटर है, तो ये खीरा जैसे लें आप। टमाटर, खीरा और टमाटर का सलाद बनाएं और सुबह में नाश्ते में आप लें, तो आप ये 72% आपको जल मिल गया। भोजन आप करेंगे उसमें तो 72% जल नहीं है, लेकिन इन माध्यमों से, फल और सलाद के माध्यम से आपको 72% वाटर आपको बॉडी को मिल जाएगा और धीरे धीरे करके कब्ज से मुक्ति मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। सबों को मेरा अंतिम नमन। धन्यवाद। तो आपने देखा योग के माध्यम से कैसे हम कब्जियत को दूर कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे हम कब्जियत को दूर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है BK झा जी, जो हमें बताएंगे कि कब्जियत को कैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा से दूर करते हैं। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार पुनः इस योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का विषय है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज, जो आजकल आम समस्या है लोगों के साथ कि रोग होते क्या हैं और ये कैसे होते हैं, कारण क्या है। और जब हम कारण को जान लेते हैं, रोगों का कारण क्या है, तो फिर निवारण भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, कब्ज है क्या? कब्ज, हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, पाचन के उपरांत मेटाबॉलिक प्रोसेस फिनिश होने पर उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचते हैं, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें शरीर से निकलना होता है। उसके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, निष्कासन करने वाले ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं। उसमें मुख्य रूप से फेफड़ा है, बड़ी आंत है, किडनी है, हमारा स्किन है, ये निष्कासन करने वाले अंग हैं। तो कब्ज का संबंध हमारे बड़ी आंत से है। साथियों, जब ये वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के भीतर तैयार होता है और यह निर्धारित अवधि में शरीर से बाहर नहीं निकल पाया, तो यही अवस्था कब्ज की अवस्था कहलाती है। ये जब हल्के रूप में होती है तो इसका मुझे पता भी नहीं चलता है कि मुझे कब्ज हुआ है या मैं कब्ज का शिकार होने जा रहा हूँ, इसका पता भी नहीं चलता है। जब ये कठिन रूप में प्रकट होता है तब हमें भी पता लगता है कि मैं कब्ज से ग्रस्त हो चुका हूँ। कठिनता का अर्थ क्या है साथियों? जब ये वेस्ट मटेरियल की जो बनने की प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत भोजन से ही शुरू होती है। अगर हमने ज़रूरत से अधिक, आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिया तो ये हमारे भोजन तंत्र पर भी दबाव डालता है, पाचन तंत्र पर ये दबाव डालता है, पचने में उसे अधिक समय लगता है। परिणाम स्वरूप वेस्ट मटेरियल्स की भी क्वांटिटी बढ़ जाती है। फिर
हमारे निष्कासन करने वाले अंगों पर भी इसका दबाव पड़ता है, और ये जब तक निकलता नहीं तब तक पुनः हम दूसरा भोजन ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे रूटीन में होता है। समय होता है तो हम भोजन कर लेते हैं। ये हमारे कब्ज का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कारण है। ये हमारे भोजन का कब्ज का पहला कारण है कि हम भोजन को भूख लगने पर ही करें, और जितना भूख है थोड़ी उससे कम लें। उससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप कमज़ोर हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है। ऐसी धारणा भी होती है कि कम खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप कम खाएंगे तो आप हल्के बने रहेंगे, आपका पाचन दुरुस्त होगा, और फिर आपके निष्कासन अंग भी सही ढंग से काम कर पाएंगे। तो हमें भूख लगने पर ही भोजन करना है। स्वाद के चक्कर में हम भोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। पेट भर गया फिर भी हम भोजन कर लेते हैं स्वाद के चक्कर में। कभी बर्थडे पार्टी है, कभी और पार्टी है, शादी विवाह का समय होता है तो हम लोग वहाँ जाते ही हैं, और स्वादिष्ट व्यंजन मिलता है तो भोजन हम अधिक कर लेते हैं। तो ये पहला कारण है, भोजन अधिक ना करें, नहीं तो कब्ज की स्थिति बनती है। दूसरी कि भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि सलाइवा का निर्माण हमारे जिह्वा में जो स्वाद ग्रंथियां हैं वहाँ पे मुंह के भीतर, वो ग्रंथियां सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। तो वो सलाइवा मुंह से ही भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाने के काम में लग जाती है, और इसके लिए ज़रूरी है कि भोजन का हम सही ढंग से चबाया जाए भोजन को। अगर भोजन हम जल्दीबाजी में कर लेते हैं, चबाने की प्रक्रिया को कम कर देते हैं, लिए और गटक गए, तो ये कब्ज का कारण बनता है। क्योंकि फिर जो रस यहाँ मिलता है उस रस से ये वो भोजन वंचित हो जाता है। अगर हम जल्दी मुंह के ग्रास को भीतर डाल देते हैं तो उस रस से हम भोजन को वंचित कर देते हैं सलाइवा से। परिणाम स्वरूप भोजन के पाचन में दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, आगे आएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भोजन करने बैठे हों और कुछ ऐसा समाचार मिल जाता है जो हमारे मन को चिंतित कर देता है, या कुछ ऐसा न्यूज़ सुन लेते हैं जिससे मन उत्तेजित हो जाता है। तो उस परिस्थिति में भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में हमारा जो इम्यूनिटी है, जो हमारा पचाने का जो तंत्र है, वो उन परिस्थितियों से निपटने के कार्य में लग जाता है। उस समय भोजन का पाचन बाधित हो जाता है, तो उस समय हमें भोजन नहीं करना है। यानी कि जब भी उद्विग्न अवस्था हो, तो कोई शोकाकुल अवस्था से हम गुजर रहे हों, कोई शोक समाचार हमें मिल गया हो, तो उस समय हम भोजन को बंद कर दें, ना लें। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे भीतर अगर इन सावधानियों को बरता जाए तो कब्ज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आगे हम चलते हैं। अब भोजन के प्रकार को लेकर के कि हम भोजन किस प्रकार का करते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि में हमें भोजन हमारा प्राकृतिक होना चाहिए। प्राकृतिक भोजन से तात्पर्य है कि प्रकृति प्रदत्त जो भोजन के रूप में है
गॉड ने जिस रूप में हमारे लिए भोजन दिया है वही है प्राकृतिक भोजन। तो क्या दिया है? प्रकृति ने हमारे लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, स्प्राउट्स, अगर इस रूप में हम ग्रहण करते हैं तो फिर ये आसानी से हमारे पाचन तंत्र इसे पचा पाते हैं और इसके अवशिष्ट पदार्थ, इससे बने अवशिष्ट पदार्थ को सहज ही शरीर बाहर भी निकाल फेंकता है। कब्ज की स्थिति सृष्टि ही नहीं होती। अब रही बात, क्या हम कच्चे फल और कच्ची सब्जियां खा के ही रहें? दोस्तों, ये तो हमारी आदत हो चली है कि पके भोजन करने की आदत है। ठीक है, उसे बाधित भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मैं पके भोजन को बंद करने कहता हूँ, लेकिन अपने भोजन में इन प्राकृतिक भोजनों को शामिल करना आवश्यक है। अब कितना हो, कितना शामिल किया जाए? अगर एक लाइन में कहना पड़े कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, स्प्राउट्स, इस सब को हम कितना लें, अगर एक लाइन में कहना पड़े तो वज़न के हिसाब से अगर देखें तो आपके शरीर का जितना वज़न है उसका 2% ग्राम आप अपने भोजन में शामिल कर लें 24 घंटा के भोजन में, तो फिर आपका कंस्टिपेशन की शिकायत ही नहीं होगी। यानी 2%, यानी कि अगर आपका वज़न 60 केजी है तो 2% इसका हो गया 1200 ग्राम, 1 केजी 200 ग्राम। आपके कुल भोजन में 24 घंटा में जो आप भोजन करते हैं उसमें आपको 1 केजी 200 ग्राम ये रॉ फूड लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हम इसमें एक नियम को बदल लें, एक नियम साधारण अपना लें, थोड़ा परिवर्तन भी हो जाएगा और हमारे लिए ये बेहतरीन अवसर भी पैदा करेगा। हम सवेरे सवेरे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, ब्रेड लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, फिर रोटी सब्जी नाश्ता करते हैं, पराठा पूड़ी जो हो वो लेते हैं, छोले भटूरे। इसको हम बंद कर दें, क्योंकि इन सभी में जो मैंने अभी चर्चा की इसमें से मैदा होता है, मैदा है, चिकनाई है, शुगर है, चीनी है। खास करके बिस्किट में मैदा, चिकनाई, शुगर के अलावे 12 तरह के केमिकल्स हैं। ये सारे मैदा वाले जितने भी आइटम हैं ये हमारे पेट में चिपकते हैं जा कर के, और उनका चिपकना ही कब्ज़ का कारण है, कब्ज़ का निर्माण है। क्योंकि जब वो आंत से चिपक जाएंगे तो अब उनका निकलना दिक्कत है, तो उसे चिपके हुए मल को आंत से निकालने के लिए जिस प्रकार गंदगी हो कहीं घर में, कहीं चिपकने वाला कहीं तेल लग गया हो और उस तेल में जो धूलकण बैठ जाता है, चिपक जाता हो, तो गंदगी काफ़ी दिखने लगती है। उसे साफ करने के लिए 2 चीज़ की मूल रूप से आवश्यकता होती है। पहले होती है झाड़ू की या कहें ब्रश की, और दूसरा सोप की, साबुन की। साबुन और ब्रश के द्वारा उस चिपके हुए गंदगी को हम साफ करते हैं। ऐसे ही हमारे बड़ी आंत में, छोटी आंतों में जो मल चिपक जाते हैं इस तरह से, उनके लिए साबुन और ब्रश का काम जो करता है वो प्राकृतिक भोजन करता है, क्योंकि इन प्राकृतिक भोजनों में फाइबर्स अधिक होते हैं। ये फाइबर्स उस झाड़ू का काम करते हैं या उस ब्रश की तरह काम करते हैं, और इसमें जो फ्रूट्स वेजिटेबल में जो लाइव इंजाइम्स होते हैं, ये लाइव इंजाइम्स उस साबुन की तरह काम करते हैं और पूरी तरह से हमारे शरीर के मल को निकालते हैं। तो कब्ज़ अगर बन गया है
तो हम ये प्राकृतिक भोजन अगर हम लेते हैं तो ये प्राकृतिक भोजन सहज ही हमारे कब्ज को दूर कर देता है। तो जिस दिन हम अपने दिनचर्या में, अपने भोजन में इन प्राकृतिक आइटम्स को शामिल कर लेते हैं, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्रधानता आ जाती है, तो फिर उसी दिन से हमारे ये कब्ज का जो रोग है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और कुछ ही दिनों में, सप्ताह 10 दिन के भीतर ही आप कब्ज से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ ये भोजन पर अगर हम आ जाएं तो फिर भी किसी किसी का काफ़ी कठिन कब्ज होता है। इस तरह के भोजन को, डाइट को लेने पर भी फिर भी कब्ज साफ नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है। तो उनके लिए क्या करना है? उनके लिए अपने दिनचर्या में शामिल करना है कि सवेरे सवेरे हमें नींबू और जल का सेवन करना है। 1-2 गिलास सुषुम जल में एक नींबू निचोड़ दें और उसे धीरे 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 सिप करके पिएं। ये पहला चीज़ होगा। दूसरा, कठिन कब्ज के लिए आंवले का हम जूस तैयार करें। याद रखें दोस्तों, आंवला बाज़ार में मिलने वाले जूस से नहीं इस्तेमाल करना है। आंवला हमें बाज़ार से खरीद के लाना है, कच्चा आंवला, और उसका जूस तैयार करना है। 200 से 250 ml। आप इसका 7 डेज़ अगर प्रयोग करें तो कठिन से कठिन कब्ज भी दूर हो जाएगा। और जब कब्ज दूर हो जाए तो फिर इसे बंद कर दें। आंवला उपलब्ध ना हो तो दूसरा चीज़ इसके बदले में है, जिसे कहते हैं हम लोकल भाषा में कोहड़ा या पेठा। पेठे का जूस, कोहड़े का जूस वो ले आएं और उसे, बाज़ार में वो उपलब्ध हैं अभी, जिसमें कि उजला उजला ऊपर लेप की तरह लगा होता है, चूने की तरह वो कोहड़ा मिलता है। वो देखने में कभी कभी कद्दू ऐसा लगता है और उसके ऊपर उजला उजला लेप लगा होता है। जब वो छोटा होता है तो कद्दू और उसमें फ़र्क करने में कुछ दिक्कत भी होती है। तो उस कोहड़े का अगर हम सवेरे सवेरे फर्स्ट खाली पेट अगर उसका 200 से 250 ml जूस बना करके उसे धीरे धीरे सिप करके पिएं तो ये बहुत बड़ा रेचक है। ये पूरी तरह से हमारे पेट को साफ करता है। ये सिर्फ रेचक ही नहीं है, ये हमारे बॉडी के अल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करता है। कब्ज को ठीक करने के साथ साथ दोस्तों, इस विषय में एक चीज़ और आपको मैं आगाह कर दूं कि प्राकृतिक चिकित्सा किसी खास रोगों की चिकित्सा नहीं करता, ये तो पूरे शरीर की चिकित्सा करता है, व्यक्ति के पूरे शरीर की चिकित्सा करता है। और आप देखेंगे कि आप कब्ज को ठीक करने चले हैं और अगर कब्ज आपका ठीक होने लगा तो आपके पास अगर अन्य बीमारियां भी हैं तो उनमें भी आप राहत महसूस करने लगेंगे, वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये आपके पूरे शरीर की चिकित्सा हो रही है। तो हमें भोजन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को लेना है। इसको किस रूप में लेना है, तो एक मोटा मोटी हम नियम ये रखना चाहेंगे कि आप सवेरे नाश्ता में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ही लें। अब अगर 60 kg वज़न वाले को 1200 ग्राम खाना है तो 600 ग्राम तक हम फ्रूट्स खा लें और फिर बाकी के 600 ग्राम को छोड़ दें सलाद रूप में खाने के लिए। और इस बाकी के 600 ग्राम सलाद को आप 2 बार लंच में और डिनर में, लंच लेने के पहले हम फिर सलाद खा लें 300 पहले। लेकिन सलाद हमें खाना है, फिर हमें जो मेरा ट्रेडिशनल फूड है जो लंच में हम लेते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी, वो हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ लंच का आइटम भी चल रहा है और सलाद भी चल रहा है, तो फिर परिणाम भी उल्टा होगा। पहले हमें सलाद खा लेने हैं
और उसके बाद हमें फिर वो जो ट्रेडिशनल फूड के रूप में हमारे थाली में है, चावल दाल सब्जी, उसे हम ले सकते हैं। और यही प्रक्रिया आपको डिनर में भी करनी है, रात्रि के ही भोजन में करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात चिकित्सा के रूप में इसे लेना है कि हमें लेट आवर भोजन नहीं करना है, क्योंकि यह भी कब्ज का सबसे प्रमुख कारण है। आप अगर रात्रि के 8 बजे के बाद भोजन करेंगे तो उस भोजन को पचना कठिन हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे के बाद हमारे शरीर के ऑर्गन्स जितने भी हैं पाचन तंत्र के, वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। क्योंकि ये प्रकृति से तादात्म्य है, इसका प्रकृति से ये इसका रिदम है। हमारा बॉडी जो है ये प्रकृति के साथ रिदमेटिक चलता है, तो एक रिदम बना हुआ है। उस रिदम के अनुसार ये 8 बजे के बाद हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन स्लीपिंग मोड में चला जाता है। तो फिर उसके बाद अगर हम भोजन करते हैं तो फिर वो हमारे लिए कब्ज को सृजन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में दवा का कहीं स्थान नहीं है। किसी भी प्रकार की दवा का प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं होता है। यहाँ किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो मिट्टी, जो प्राकृतिक तत्व हैं, मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सूरज की रोशनी है, इसी से प्राकृतिक चिकित्सा दी जाती है। तो जल चिकित्सा के तौर पर हम कब्ज को दूर करने के लिए जल चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। जल चिकित्सा में क्या है कि ठंडे टब में, एक टब में जिसमें कि ठंडे जल रखे गए हों, उसमें इस चिकित्सा का नाम है कटी स्नान। और यानी कि हमारा कमर जो है वो उस जल में डूब जाए। इसे हम घर पे कर सकते हैं। एक कपड़ा धोने वाला जो टब होता है, बड़ा सा गोल सा गमला, वो थोड़ा इतना बड़ा हो कि हम उसमें बैठ सकें। अगर ऐसा गमला हो तो फिर ये चिकित्सा का उपकरण भी आपके पास है, आप घर में ही कर सकते हैं। तो उस टब में पानी भर करके अगर हम 5 मिनट के लिए सुबह बैठ जाएं और उस 5 मिनट के बाद जब हमारा पूरा कमर, दोनों पांव बाहर रहेंगे और बॉडी मेरा ऊपर रहेगा, तो ये जो कमर का पार्ट डूबेगा वो पेडू तक पानी रहेगा, यानी कि नाभि तक पानी में डूबा रहेगा। कमर नाभि तक पानी में डूबा रहेगा, दोनों पांव उस गमले के बाहर रहेंगे। और ये 5 मिनट ही हमें करने हैं प्रतिदिन। सवेरे 5 मिनट करके उसके बाद उससे बाहर निकल करके उस ठंडे हुए कमर के भाग को सूखे कपड़े से रगड़ लें। फिर उसे हमें गर्मी भी प्रदान करना है, गर्मी भी करना है। तो इसके लिए हम या तो योग आसन करने लगें, या टहलने का काम शुरू कर दें, या अगर ये दोनों नहीं कर रहे हैं तो कंबल ओढ़ ढक करके सो जाएं। पाचक रस की कमी के कारण भी पाचन में दिक्कत हो जाती है। कभी कभी पाचक रस का निकलना कम हो जाता है, तो फिर पाचन, हम पौष्टिक तत्व खा रहे होते हैं लेकिन मेरा पाचन नहीं हो रहा होता है। तो वो जो पाचक रस की कमी हो जाती है उसे भी ये एक्टिवेट करता है, उन अंगों को भी, लीवर से, पैंक्रियाज से उन पाचक रसों को निकालता है। हमारा लीवर लगभग 750 ml पाचक रस प्रतिदिन निकालता है। हमारा पैंक्रियाज पाचक रस के रूप में लगभग 300 से 400 ml पाचक रस के रूप में रोज निकालता है। अगर ये मात्रा कम हो जाए तो भी हमारा पाचन दिक्कत में पड़ जाता है, फिर कब्ज की स्थिति बनती है। तो इस कारण से भी अगर कब्ज बनता है तो ये भी ठीक होगा। तो ये पहली चिकित्सा थी जिसे जल चिकित्सा के रूप में, जिसे कटी स्नान के नाम से हम जानते हैं, कि कमर को जल में डुबाना है, बैठना है 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद अपना आगे के काम में लग जाएंगे। दूसरी चिकित्सा है एनीमा का प्रयोग। एनीमा एक वाटर पॉट है, छोटा उसमें पॉट होता है, उससे ट्यूब लगे होते हैं। उस पॉट में पानी भर करके उसे हम टांग देते हैं और उस ट्यूब के द्वारा उस पानी को, सादा पानी, हमें कुछ पानी में मिलाना नहीं है, उस पानी को हमें अपने बड़ी आंतों तक पहुंचाना होता है।
वो प्रक्रिया के द्वारा उसे बड़ी आंत में हम पहुंचाते हैं, और बड़ी आंत में जब वो पानी पहुंच जाती है तो फिर वहाँ जमे हुए मल को वो तोड़ करके उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। तो ये आंतों की सफाई का ये दूसरा चिकित्सा है। तो ये अभी मुख्य रूप से इन दो चिकित्सा की ही हम चर्चा करेंगे। तो चिकित्सा के रूप में इनका आश्रय लेते हैं हम, और इसके पहले तो हमें जानकारी जरूरी है कि कब्ज होता क्यों है। तो उस जानकारी के आधार पर वो कब्ज हो नहीं, उसके लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। तो फिर हम कब्ज से पूरी तरह बाहर निकल आते हैं। आइए दोस्तों, शायद हम अपनी तरफ से कब्ज के विषय में आपको कुछ बता पाए, और अगर आपको इससे कुछ लाभ मिले तो मेरा आना यहाँ सार्थक समझा जाएगा। चलिए, आपने बहुत ध्यान से गौर से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और केबीसी टीम के पूरे टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार फिर हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तो देखते रहिए केबीसी न्यूज। नमस्कार।